दोस्तों, इस सच्ची प्रेम कहानी के पहले और दूसरे भाग में आपने सुना था कि दीपक अपनी बहन की शादी की पार्टी में उसके ससुराल जाता है, जहां एक लड़की उसे लव लेटर देती है। किसी अनजान लड़की द्वारा भेजा गया होता है। दीपक उस लव लेटर को खोलता और पढ़ता है। उसके बाद बिना जाने वह एक दूसरे से फिर प्यार करने लगते हैं और वह अपना भविष्य नहीं देखते हैं। लेकिन अब हमें इस भाग में जानना है कि आखिर उन दोनों का मिलन हो पाएगा नहीं कि उसका प्यार अधूरा ही रह जाएगा। तो चलिए कहानी के तीसरे भाग को पढ़ते हैं। क्या हुआ रिया जी, कुछ बताइए तो सही। रिया के आंसू दीपक का दिल दुखा रहे थे। मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वे लोग हमसे बहुत गुस्सा हैं और मुझे बहुत टॉर्चर करें। उन्होंने भाभी के साथ भी मारपीट की है। रिया खिसकते हुए, लेकिन कैसे? दीपक परेशान हो गया। आपने मुझे जो लव लेटर लिखे थे उन्होंने मैंने बेड के नीचे छुपा रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे वे पापा के हाथ लगे। रिया ने डरते डरते बताया, मैं तो कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये लुका छिपी पसंद नहीं है। उन्हें हमारे प्यार के बारे में बता दीजिए, लेकिन आप तो कुछ समझ ही नहीं पाते। दीपक ने नाराज़ होते हुए कहा, अब मैं आपको अपनी मजबूरी कैसे समझाऊं कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं कि उनसे अपने प्यार के बारे में बात कर सकूं। आप प्लीज़ अपने पापा को हमारे घर भेजिए, वरना ये हमारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर इन्होंने मेरी शादी किसी और से करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूँगी। रिया फिर से रुआंसी होती। अच्छा ठीक है, मैं परसों तक घर पहुंच जाऊंगा। उसके अगले दिन ही आपके घर आकर मम्मी पापा से बात कर लूँगा। हाँ, आप प्लीज़ रोइए मत, क्योंकि आपके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। उसने दिलासा देते हुए कहा, नहीं, आपको मेरी कसम है, आप प्लीज़ हमारे घर मत आइएगा, वरना वे लोग आपको देखकर और भड़क जाएंगे। आप अपने पापा जी को भेजिएगा। ठीक है, फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। यह कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। प्यार और खुशी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो नज़ारा अलग ही होता है। दीपक को जिसका डर था वही हुआ। शायद उसके प्यार को किसी की नज़र लग चुकी थी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा। कल मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग रूम किराया और राशन का हिसाब करके मुझे बता देना। शाम को खाना बनाते समय उसने प्रदीप और पप्पू से कहा, लेकिन अगले हफ्ते तो हमें दिवाली में जाना ही है। नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे कल ही जाना होगा। दीपक ने अपना फैसला सुनाया। प्रदीप और पप्पू उसके बचपन के दोस्त थे। वे जानते थे कि वह जो कहता वही करता, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर देना मुनासिब नहीं समझा। अगली सुबह वह काठमांडू से वीरगंज के लिए बस पकड़े और घर के लिए रवाना हो गया। पता नहीं वह किस हाल में होगी, पता नहीं वे लोग अंकिता के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। बस की खिड़की के भरे पहाड़ों को देखते हुए वह इसी सोच में डूबा हुआ था। नेपाल की पहाड़ी रास्तों की खूबसूरत वादियाँ भी आज उसके दिल को सुकून नहीं पहुँचा रही थी। रास्ते भर वह उन्हीं शंका और उलझनों में 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया। पता नहीं चला वीरगंज बस स्टैंड पर बस कैसे ठहर गई और करीब 1 घंटे में वह अपना घर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी। लंबे सफ़र की थकान के बाद उसके ऊपर हावी हो रहा था, इसलिए वह सबसे मिलने के बाद आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया। परंतु उसकी आंखों में तो नींद थी ही नहीं, ना दिल का चैन था। क्या बात है बाबू, जो इतने परेशान लग रहे हो? माँ भले ही अनपढ़ हो, लेकिन अपने बच्चे के चेहरे पढ़ना अच्छी तरह जानती है। दीपक की माँ ने उसकी परेशानी को भांप लिया। वह अपने माँ बाप से कोई भी बात नहीं छुपाता था। वह पहले ही रिया के बारे में माँ को बता चुका था। माँ, तुम कल पापा को रिया के घर जाने को कहो ना। उसने माँ से सारी बात बताने के बाद मिन्नत की। वह जानता था उसके स्वाभिमानी पापा इस बात के लिए कतई राजी नहीं होंगे, क्योंकि सामाजिक नियमों और परंपराओं के अनुसार पहले लड़की वाले को लड़की वाले के पास आना पड़ता है। ठीक है, मैं उनसे बात करती, तुम खाना खा लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ को अपने बेटे की खुशी सबसे प्यारी थी। चाची जी, अंकिता बुआ जी को कॉल आया है, वह आपसे बात करना चाहती है। वह भोजन करके हाथ धो रहा था, तभी उर्मिला हाथ में फ़ोन लिए भागती हुई। उर्मिला दीपक के चचेरे भाई की लड़की थी। दीपक के पापा 2 भाई थे। बड़े भाई साहब की 4 बेटियां, एक लौता और बेटा था। सबकी शादी हो चुकी थी। चचेरे भाई की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उर्मिला उनकी मंझली बेटी थी। दीपक ने हाथों को पोंछकर फ़ोन को कानों में लिया। हेलो, दीपक धीमे से बोला। उधर से अंकिता की रोने आवाज़ आई। हेलो, आपका दिल? उसका दिल बैठने लगा। भैया, आपसे ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको प्यार करने के लिए कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? आपकी वजह से मेरे घर में तूफान मचा हुआ है। मुझे गालियाँ और ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरा घर उजड़ने की कगार पर है। क्योंकि आपने ऐसा? दीपक चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। बस 2 आंसू उसकी पलकों में टूटे और ज़मीन पर समा गए। बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं?
अब बस चुप हो जाओ अंकिता, मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भैया आप सब कहते हैं कि अंकिता मेरी सबसे प्यारी बहन है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर आज आप मुझसे ज़रा भी प्यार करते हैं तो एक कृपा करना, आज के बाद मेरे घर कभी मत आना। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन दीपक उसे कान से लगाए खड़ा रहा जैसे वह जर गया हो। सुबह जब माँ ने पापा से रिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने के लिए कहा तो पापा इनकार करते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि लड़का वाला लड़की वाले के लिए रिश्ता लेकर जाए? ये बात तो ठीक है, परंतु अपने औलाद की खुशी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? माँ ने पापा को मनाने की कोशिश की। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पापा अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। तो ठीक है पापा, लेकिन यदि मेरी शादी रिया से नहीं तो फिर मैं कभी किसी से और शादी नहीं करूँगा। दीपक भी अपनी जिद पर उतरा। दीपक की बात सुनकर पापा सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वो कुर्सी से उठते हुए बोले, ठीक है मैं जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे, ठीक है? दीपक ने वादा किया। आज दीपक बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था रिया के मम्मी पापा उसके रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान थे, दीपक को पसंद भी करते थे। कोई भी बाप यदि अपनी बेटी का लव लेटर पढ़ ले तो उसे वक्ती तौर पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा ठानने पर वे जरूर मान जाएगा। दीपक को पूरा विश्वास था। वह छत पर लेटा बेसब्री से पापा का आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी। क्या हुआ पापा, क्या हुआ? कहा उन लोगों ने। दीपक लगभग भागता हुआ नीचे आते ही सवाल किया। पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप सिर नीचे झुका के बैठ रहे थे। उसने देखा कि पापा के पलकों के किनारे कुछ सफ़ेद मोती चमक रहे थे। पापा प्लीज़ कुछ बताइए ना, क्या हुआ? मिल गई ना तसल्ली, करा दी ना बेइज्जती? पापा उसकी आंखों में देखते हुए भारी मन से बोले। लेकिन पापा आखिर बस अब कुछ मत कहना। पापा ने हाथों के इशारे उसे रोका और उठकर चले गए। उसके बाद 2-3 दिनों तक पापा से उसकी बात नहीं हुई। वह तो बाद में माँ से उसे पता चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है। अब हमें अपनी बेटी की शादी किसी भकमंगे से नहीं करेंगे। जिंदगी के सबसे बड़े कड़वे सबक हमेशा मीठे वालों से ही मिलते हैं। रिया के मम्मी पापा की मीठी बातें अब उसके दिल को जला रही थी। वह तो सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि वे उससे इतना नफरत करते हैं। वह तो उन्हें अपने माँ बाप से ज़्यादा सम्मान देते थे। काश आपके जैसा बेटा मेरा कोख से पैदा होता। रिया की मम्मी की प्यारी भरी बातें याद आ रही थी उसे। जब वह उनके घर जाता तो रिया के पापा कहते, बेटा बार बार गली में मत निकला करो, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। रिया की छोटी बहन नेहा खुश होकर कहती, मैं आप लोगों से शादी में जमकर नाचूंगी। उसके सारे सपने धूल में मिलते नजर आ रहे थे। दीपक को कई दिनों तक तो विश्वास नहीं हो पाया कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। आप उसका दिल अपमान की पीड़ा से तड़प। उसने बहुत सोचा विचारा, आखिर में तय किया उसे एक बार फिर खुद से उनसे बात करनी चाहिए। फिर उसने कई बार रिया का नंबर मिलाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तभी उसे याद आया कि रिया की बड़ी बहन का घर उसी शहर में। उन्होंने अपने मोबाइल से अंकिता से बात भी कराई थी। दीपक ने मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट को खंगाला तो उसका नंबर मिला और फटाफट डायल किया और रिंग होने लगी। हेलो कौन? उधर से रिया के जीजाजी फोन था। हेलो प्रणाम, मैं अंकिता के भाई दीपक बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? हाँ हूँ। कैसे हो दीपक जी? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? हाँ हम लोग भी बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर हाल समाचार पूछेंगे। दीपक ने कहा, आप मम्मी पापा से बात करा सकते हैं? माफ़ कीजिए दीपक जी, मगर वे आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। सुना है आपके और रिया के बीच प्यार मोहब्बत चल रहा है, शायद इसी वजह से। हाँ मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ किसी तरह उनसे बात कराएं, मैं बहुत परेशान हूँ। दीपक ने विनती की। देखिए अभी वे लोग बहुत गुस्से में, इसलिए वे आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप हमें अपना समझते हैं तो हमें सारी बात सच सच बताइए। हम आपकी तरफ से उसे मनाने की कोशिश करेंगे। रिया के जीजाजी ने अपने शब्दों में शहद घोलते हुए कहा। फिर दीपक ने उन्हें बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते और शादी करना चाहते। लेकिन रिया तो कह रही थी कि वह आपसे प्यार नहीं करती, बल्कि आपने ही उस पर डोरे डाल दें, उसे लव लेटर लिखते हैं। नहीं ये झूठ है, वैसा कभी नहीं कर सकते। दीपक को विश्वास नहीं होता। उसने खुद मेरे सामने यह कहा है। क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? मैं जब तक यह बात उनके मुंह से ना सुन लूँ मुझे विश्वास नहीं होगा। अच्छा अब ये बताइए कि आप रिया से अकेले में कितनी बार मिले हैं? रिया के जीजा और धीरे धीरे भोले भाले दीपक को अपने जाल में फंसाते जा रहे थे। अकेले में तो नहीं, लेकिन हम लोग कॉलेज में 2-3 बार मिले हैं। कहीं आप लोगों के भी शारीरिक संबंध तो नहीं बने?
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम एक ऐसा सोच भी नहीं सकते। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करूँगा, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं आपको उनसे बात करवा दूँगा। रिया ने जीजा से वादा किया और फ़ोन कट कर दिया। उनसे बात करते हुए दीपक को थोड़ी आस बनती नजर आई। अब वह कॉल का इंतजार करने। रिया से दूर होने के बाद उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। पता नहीं रिया किस हाल में कि वह दुखी होकर बार बार सोचता रहा। दीपक का बूझा और उदास चेहरा देखकर उसके पापा को बहुत दुख होता है। अतः उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मुंशी के जॉब पर लगभग शायद व्यस्त रहने से उसका थोड़ा मन बहल जाए। उसने सोचा एक दिन वह मजदूरों के काम में लगवा रहा था, तभी रिया के दोस्त अनीता का नंबर से कॉल आया। दीपक ने कॉल उठा दिया, उस पर बरस पड़ी। आपने मेरी जीजा को हमारे बारे में क्यों बताया? उसने मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं, लेकिन उन्होंने तो वादा किया था कि वह किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हमारी शादी के लिए मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें अपने दोस्त समझकर बारे में बताया। मैंने तो बस इतना बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। दीपक ने सफाई दी, बस हमारे और आपके बीच सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप मुझसे जिंदा देखना चाहते तो मेरे घर कभी मत आइएगा। लेकिन एक बार मेरी बात तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर दीपक ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ मिला। तभी दीपक को चक्कर हुआ, कटे हुए पेड़ के नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब होश संभाला तो एहसास हुआ कि अब उसकी दुनिया लुट चुकी है। उसने उसी वक्त काम से छुट्टी ली और घर आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। ऐसी हालत में एक हारे हुए जुआरी भी माफिक हो गई थी। मार्च के महीने ने सर्दियों की विदा को पतझड़ के आने का निमंत्रण दे दिया। इधर दीपक के जीवन में भी ऐसा पतझड़ आया जिसके बाद बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह दिन भर छत पर धूप बेसुध होकर लेटा रहता और रात भर अपना गलती में आंसू बहाता रहता। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब उसमें दुनिया से लड़ने का हौसला नहीं था तो उसने मोहब्बत क्यों की? मेरा क्या गलती था? प्यार भी उसने किया, इजहार भी उसने किया, इकरार भी उसने किया। मैंने तो बस उसके प्यार की कद्र की थी। गलती मेरी है, मुझे उसके प्यार को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में वह बार बार रिया को भुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर चाहकर भी उसे भुला नहीं पाता। हद से ज़्यादा प्यार और हद से ज़्यादा नफरत दोनों इंसान की ज़िंदगी के लिए हानिकारक होते हैं। एक दिन उसके दिमाग में विचार आया। उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उसने बाजार से जाकर सल्फास की गोलियां खरीदी और बस पकड़कर रिया के घर की तरफ जाने के लिए वाली बस में बैठ गया। अब आगे क्या होगा इसे पढ़ेंगे कहानी के चौथे भाग में।